हेलो दोस्तों, मैं संजय पारिक पारिक फिजिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है अगर वो आपको क्लियर हो जाता है तो आप नॉट ओनली सीबीएसई क्लास 12th में बट नीट और जी एम्स के जो पेपर्स आते हैं फिजिक्स के, उसमें भी आप 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा और इसी सीरीज में 2 से 3 वीडियो बनाएंगे हम, जो इस पूरे के पूरे टॉपिक को, ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, इस पूरे के पूरे टॉपिक को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि बीच में जो चीजें बहुत आपको आती हैं, ठीक है, बहुत चीजें आपको आती हैं, लेकिन कई चीजें उसमें ऐसी हैं कि जैसे बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, वो आपको जब तक समझ नहीं आएगा तब तक आपको कोई चीज समझ में आ सकती है, लेकिन उससे रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझने के लिए ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो वीडियो को स्किप ना करें और लाइक जरूर कीजिए। लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और वीडियो आपके लिए और अच्छा बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कैपेसिटर, और इस टॉपिक को 10th और 12th के बच्चे जरूर पढ़ें, खास करके नीट और जी वाले जो बच्चे नीट का पेपर दे रहे हैं वो भी। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, ये टॉपिक है कैपेसिटर्स, या इसको पुराने जमाने में बोलते थे कंडेंसर, या इसको हिंदी में बोलते हैं संधारित्र। ठीक है, तो टॉपिक है कैपेसिटर या संधारित्र। अब संधारित्र का ख्याल या संधारित्र का नाम सुनकर के सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आती है चीज, देखो, हमारे घर में कई इलेक्ट्रॉनिक एपरेटर्स ऐसे हैं, जैसे बल्ब है, ट्यूबलाइट है, ठीक है, जो ऑन किया और जल गए हाथों हाथ, जिनको जलने के लिए जिनको बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 7 एम्पियर, 10 एम्पियर, ठीक है, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी या करंट की जरूरत नहीं होती। लेकिन उसी के स्थान पे हमारे घर में कुछ एक इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जिनको जलने के लिए या जिनको अगर हम ऑन करना चाहें तो ऑन करने के लिए हमें मिनिमम 25, 30, 35, 50, 60 एम्पियर तक की करंट चाहिए। लेकिन जनरली जो पावर हाउस से मेरे घर में करंट आती है वो करंट 30 एम्पियर की होती है, 25 से 30 एम्पियर की करंट जो मेरे इन हाउस आती है। अब आप पूछेंगे कि सर, जब मेरी करंट 30 एम्पियर की आती है तो मैं 50 एम्पियर, 60 एम्पियर तक के जो इंस्ट्रूमेंट है, जो डिवाइसेस हैं, जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस हैं, उनको कैसे चला सकता हूं? तो इसके लिए आपको एक बेसिक चीज पढ़नी पड़ती है, वो है कैपेसिटर या कंडेंसर, संधारित्र। ठीक है, अब संधारित्र क्या होता है? तो संधारित्र बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको स्टोर करने की एक डिवाइस होती है। तो अगर मैं ये बोलूं सिंपल वर्ड्स में, स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये तो एक लाइन हो गई, लेकिन इससे मेरा पर्पस सॉल्व कहां हुआ? स्टोर तो कर ली इसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लेकिन इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है, एंड सप्लाई इट एट वंस या सडनली। ये संधारित्र की प्रॉपर्टी होती है। क्या? स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है एंड सप्लाई इट एट वंस, और एक साथ दे देता है, एक साथ फेंक देता है सर्किट में। अब जैसे मुझे कोई 50 एम्पियर का इलेक्ट्रिकल डिवाइस ऑन करना है तो उसमें मुझे एक कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। ये जैसे ही मैं ऑन करता हूं, ये कैपेसिटर स्टोर होगा, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होगी, और 50 एम्पियर तक की इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होते ही ये सारी की सारी एनर्जी एक साथ उस इलेक्ट्रिकल डिवाइस को दे देगा। ठीक है, और वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस ऑन हो जाएगी। दोस्तों, ऑन करना मुश्किल होता है, स्टार्ट करना मुश्किल होता है,
लेकिन जब स्टार्ट हो जाती है उसके बाद में कैरी ऑन करना आसान होता है। जैसे एक बड़ी टेबल है, आप अगर उसको खिसकाना चाहें तो आप स्टार्ट करने में जो फोर्स लगाएंगे वो फोर्स ज्यादा होगा कंपैरिजन में कि अगर वो टेबल आप खिसकाते जा रहे हैं तो फिर वो रनिंग में आ जाएगी और उसमें जो फोर्स आपको लगाना पड़ेगा वो कम होगा। तो किसी भी चीज को स्टार्ट करने में ज्यादा फोर्स की, ज्यादा एनर्जी की, ज्यादा वर्क की जरूरत होती है। ठीक है। और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस का जहां तक सवाल है, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, जो स्थिर अवस्था में घर्षण होता है, उस घर्षण को दूर करने के लिए हमें इनिशियली ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी या ज्यादा अमाउंट में करंट की या ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत होती है, जो हमें कैपेसिटर पूरी करने में मदद करता है, जो हमें कैपेसिटर देता है। तो कैपेसिटर का असली काम क्या है कि ये स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और एक साथ झटके से इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को देता है, जिससे मेरे इलेक्ट्रिकल डिवाइस ऑन हो जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया कैपेसिटर का। और बेसिकली कैपेसिटर जो होते हैं वो मेरे 3 टाइप के होते हैं, 3 प्रकार के मुख्य रूप से संधारित्र होते हैं। पहला होता है स्फेरिकल, या हिंदी में बोलते हैं इसको गोलीय। दूसरा होता है समांतर प्लेट संधारित्र, या इसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और तीसरा होता है मेरा बेलनाकार, या इसको बोलते हैं सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। 3 मेन टाइप के कैपेसिटर होते हैं, स्फेरिकल या गोलीय संधारित्र, समांतर प्लेट या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और बेलनाकार या सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। धीरे धीरे मैं इसको आगे आने वाले वीडियोस में कवर करूंगा। हाल फिलहाल हम कैपेसिटर को और कैपेसिटेंस को और कैपेसिटर का सीरीज और पैरेलल में जो यूज है उसको जानेंगे कि वो यूज क्या है। आप मेरी बात समझिएगा। और ये 10th के और 12th के दोनों के लेवल का मैं पढ़ा रहा हूं। 12th के लेवल का आगे वाले वीडियोस में आएगा, लेकिन 12th वाले बच्चों को भी ये पढ़ना जरूरी है। और स्पेशली 10th वाले बच्चों को तो आज पूरा का पूरा फोकस देना है इस वाले वीडियो पे, पूरा देखना है इसको। तो कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड सप्लाई इट एट वंस। सप्लाई सडन सप्लाई कर देती है, एक साथ मोमेंटिव, इंस्टेंटली उसको सप्लाई दे देती है। तो आप देखिए आपके घर में जो पंखे हैं, जो कूलर हैं, जो टुल्लू पंप हैं, जो सिंगल फेज मोटर हैं, उनमें जो एक सिलिंड्रिकल डिवाइस लगा रहता है, एक सिलेंडर के आकार का इस तरीके का एक डिवाइस लगा रहता है। ठीक है, ये डिवाइस कैपेसिटर कहलाता है। पंखे में भी लगा रहता है, कूलर में भी है। ठीक है, गर्मी थोड़ी ज्यादा है दोस्तों, बट इस पे ध्यान दो, मेरे पढ़ाने में आपको ज्यादा महसूस नहीं होगी गर्मी। ठीक है, तो इस तरीके का डिवाइस होता है जो पंखे कूलर में लगा रहता है, इसे मैं बोलता हूं संधारित्र, कैपेसिटर। ठीक है, और कैपेसिटर का मतलब क्या होता है? अब आगे इसकी वर्किंग देखते हैं हम, कैपेसिटर वर्क कैसे करता है। सॉरी, देखिए कैपेसिटर कैसे वर्क करता है, हम कैपेसिटर को कैसे सीरीज और पैरेलल में काम में लेते हैं, वो आपको बताता हूं। तो कैपेसिटर जो होता है, ये एक इस तरीके का सिलेंडर होता है और इसमें एक और सिलेंडर बना हुआ होता है। ठीक है, इसमें एक वायर होता है, जो एक वायर अंदर वाले सिलेंडर से और एक वायर बाहर वाले सिलेंडर से जुड़ा हुआ होता है। जैसे ही हम यहां पे किसी सोर्स को जोड़ते हैं तो एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और अंदर वाले पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, सपोज करो ये जो सोर्स है इसका वोल्टेज V है, तो इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज होगा वो V होगा, तब तक ये कैपेसिटर चार्ज होता रहेगा। ठीक है, फुली चार्ज हो जाएगा। अगर ये चार्ज Q है, अगर जो हमने दिया चार्ज Q है और ये वोल्टेज V है, तो इसकी कैपेसिटेंस या
कितना चार्ज ये स्टोर कर सकता है, कितनी इसकी एबिलिटी है। कैपेसिटेंस या धारिता, धारिता क्या होती है? एबिलिटी या कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटी या कैपेसिटी, एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने की जो एबिलिटी होती है, जो कैपेसिटी होती है, ये कैपेसिटर कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकता है, वो कहलाती है कैपेसिटेंस या धारिता। ठीक है। और ये धारिता का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है सीधा सीधा Q, जो चार्ज हमने दिया है, अपॉन वोल्टेज, या मैं इसको बोलता हूं कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज सप्लाइड पर यूनिट वोल्टेज। हमने किसी भी बॉडी को चार्ज कितना दिया है, सिंगल वोल्टेज अप्लाई कर, सिंगल वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए, वो जो चीज है वो मेरी कैपेसिटी या कैपेसिटेंस कहलाती है। ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये कैपेसिटर है। अब एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा यहां पे, कि जो मार्केट से आप कैपेसिटर खरीदते हैं उसमें लिखा हुआ आता है 0.5 माइक्रोफैराडे या 2 फैराडे या 5 फैराडे या 10 फैराडे। इसका क्या मीनिंग है? बहुत अच्छी चीज है, आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, यहां जरूर देखें आप। तो देखो, C जो है वो आपने क्या लिखा, Q/V, और Q/V, Q जो है वो चार्ज है। चार्ज की यूनिट क्या होती है? चार्ज की यूनिट होती है कूलम, और V की यूनिट होती है वोल्ट। तो कैपेसिटेंस की जो यूनिट है वो क्या हो गई? कूलम बाय वोल्ट, या कूलम बाय वोल्ट को मैं लिख सकता हूं फैरेड, फैरेड, FARAD, फैरेड, या सिंबल इसका होता है कैपिटल F। तो कैपेसिटेंस की जो यूनिट है वो क्या है? फैरेड। ठीक है। अब देखते हैं इनका मीनिंग क्या है। जो मार्केट में कैपेसिटर आते हैं अपने, वो उनका मीनिंग क्या है? देखो, इसका मीनिंग ये है कि अगर मेरा कोई 2 फैराडे का कैपेसिटर है तो मैं ये लिख सकता हूं, 2 फैराडे की जगह मैं लिख सकता हूं 2 कूलम अपॉन वोल्ट। मतलब 2 कूलम का चार्ज उत्पन्न करने के लिए, 2 कूलम का चार्ज देने के लिए 1 वोल्ट, 2 कूलम का चार्ज जब मैं दूंगा तो 1 वोल्ट उत्पन्न होगा। ठीक है। अगर मैं 4 कूलम का चार्ज दूंगा तो 2 वोल्ट उत्पन्न होगा। अगर मैं 6 कूलम का चार्ज दूंगा तो 3 वोल्ट उत्पन्न होगा। देखो, 2 फैराडे लिखा हुआ है, या फैराडे की जगह क्या लिख सकते हैं अपन? कूलम अपॉन वोल्ट। तो 2 कूलम का चार्ज देंगे तब 1 वोल्ट आएगा, 4 कूलम का चार्ज देंगे तो 2 वोल्ट आएगा। मान लो किसी पे 10 फैराडे लिखा हुआ है, तो मैं लिख सकता हूं यहां 10 कूलम अपॉन V, मतलब 10 कूलम का चार्ज दूंगा तो 1 वोल्ट आएगा, 20 कूलम का चार्ज दूंगा तो 2 वोल्ट आएगा। यहां अगर 5 फैराडे लिखा हुआ है किसी कैपेसिटर के ऊपर, तो इसको मैं लिख सकता हूं 5C अपॉन V, मतलब 5 कूलम का चार्ज दूंगा तो 1 वोल्ट आएगा, 10 कूलम का चार्ज दूंगा तो 2 वोल्ट आएगा। चीज समझ रहे हो मेरी? चीज समझ रहे हो? तो ये कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है, ये उसकी धारिता होती है, ये उसकी एबिलिटी होती है, ये उसकी कैपेसिटी होती है जिसमें वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर लेता है। तो ये चीज पॉज करके आप लिख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो हुई संधारित्र या कैपेसिटेंस या कैपेसिटर की बात। ठीक है, आने वाले लेक्चर्स में आपको पढ़ाऊंगा स्फेरिकल, पैरेलल प्लेट और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, तीनों पढ़ाऊंगा। ठीक है, आज हम देखते हैं कैपेसिटर्स को सर्किट में कैसे कंबाइन किया जाता है, कैसे यूज करते हैं इनको सर्किट में। तो पहला मैं लेता हूं, इनको 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला लेते हैं सीरीज में और दूसरा पैरेलल।
ठीक है। पहला सीरीज कॉम्बिनेशन, मान लो ये कोई कैपेसिटर है, ये इसका सिंबल है इसको इलेक्ट्रिकली इस तरीके से सिंबल दिया जाता है इसका। ये दूसरे कैपेसिटर को जोड़ दिया, ये तीसरे कैपेसिटर से जोड़ दिया, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया, और इसको मैंने जोड़ दिया एक बैटरी से जिसका वोल्टेज है V। ठीक है। अब यहां से ये बैटरी करंट फ्लो करेगी, करंट है I, और करंट क्या होता है दोस्तों? फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, चार्ज फ्लो हो रहा है। अब चार्ज इसके अंदर स्टोर होता है, ठीक है। चार्ज की वैल्यू क्या होती है? Q। तो यहां देखो I C1 में से भी जाएगी, सेम I C2 में से जाएगी, सेम I C3 में से जाएगी। तो यहां पे I क्या हो गया मेरा? सेम। या मैं दूसरे शब्दों में कहूं Q क्या हो गया मेरा? सेम। क्योंकि I की वैल्यू तीनों कैपेसिटर में सेम है, तो तीनों कैपेसिटर में चार्ज सेम होगा। गेट इट? लेकिन यहां पे वोल्टेज अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि रेजिस्टेंस होगा तो वोल्टेज एक पॉइंट पे अलग, दूसरे पे अलग, तीसरे पे अलग, चौथे पे अलग, पांचवें पे अलग, छठे पे अलग। समझ में आया मेरा? और टोटल वोल्टेज कितना है मेरा यहां पे? V। तो फॉर्मूला मेरा क्या बोल, तो यहां पे V क्या हो गया? डिफरेंट। I या Q तो हो गया सेम, V हो गया डिफरेंट। अब मेरा यहां पे फॉर्मूला क्या होता है कैपेसिटेंस का? C बराबर Q बाय V। ये फॉर्मूला हो गया मेरा। तो पहले वाले कैपेसिटर में देखता हूं मैं, फर्स्ट कैपेसिटर में फॉर्मूला है मेरा C1 इज इक्वल टू, Q की वैल्यू तो सेम है, तो Q बाय V 1। अब इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि जो चीज सेम है उसको छोड़ दो, और जो चीज डिफरेंट है उसको ले लो। ये दोनों जो सीरीज पढ़ेंगे उसमें भी और जो पैरेलल पढ़ेंगे उसमें भी, जो चीज सेम है उसको तो छोड़ दो, और जो चीज डिफरेंट है उसको ले लो। ठीक है। तो अब इससे डिफरेंट है तो V1 डिफरेंट है, इसको मैं ले लेता हूं Q बाय C1। इसी तरीके से सेकंड वाले कैपेसिटर में ले लेता हूं मैं, C2 बराबर हो जाएगा मेरा Q बाय V2, या इसको मैं लिख सकता हूं V2 बराबर Q बाय C2। और इसी तरीके से थर्ड में, तो थर्ड का मैं डायरेक्ट लिख देता हूं V3 बराबर क्या हो जाएगा? Q बाय C3। यस और नो? ठीक है, तीनों आ गए। अब यहां टोटल वोल्टेज कितना है मेरा? V, और ये वोल्टेज V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। तो टोटल वोल्टेज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है। अब यहां से इक्वेशन है, इससे V की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं Q बाय C। तो यहां से V की वैल्यू इसमें रख देता हूं, और V1 V2 V3 की वैल्यू है मेरे पास में, वो भी रख देता हूं। तो ये वैल्यू आएगी मेरी Q बाय C बराबर Q बाय C1 प्लस Q बाय C2 प्लस Q बाय C3। Q कॉमन ले लेते हैं और कैंसिल आउट कर देते हैं, तो फाइनल एक्सप्रेशन आ गया मेरा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। या C निकाल लेता हूं मैं, ये आ जाएगा C1 C2 C3 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3, और इसकी यूनिट होती है। ये आ गया कैपेसिटेंस आपका। ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, स्पेशली सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है। थोड़ी गर्मी ज्यादा है, फटाफट खत्म करते हैं 5 मिनट में। चलिए, तो ये चीज आपको देखनी है। यहां मेन एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है, वो क्या है? वो ये है कि जो चीज सेम है उसको छोड़ दो, जो चीज डिफरेंट है उसको लेकर के सॉल्व कर लो। तो यहां करंट या जो चार्ज है वो सेम है इसलिए उसको छोड़ दिया, और जो वोल्टेज है वो अलग है इसलिए उसको लेकर के टोटल वोल्टेज निकाल लिया। V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 निकाल लिया, वैल्यू रखी, फाइनल एक्सप्रेशन आ गया मेरे पास में। तो ये मेरा सीरीज कॉम्बिनेशन है। इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर आपको ये चीज समझ में आई है तो क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में लिखें सॉल्व करके, या अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जरूर पूछें मुझसे। अब मैं देखता हूं दूसरा वाला कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है मेरा? दूसरा कॉम्बिनेशन है मेरा पैरेलल।
पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या बोलता है मेरा, देखो ये एक कैपेसिटर लगा दिया, ये एक कैपेसिटर लगा दिया और ये एक कैपेसिटर लगा दिया मैंने, ठीक है। और यहां पे एक बैटरी जोड़ दी मैंने, इसका वोल्टेज है V, ये है करंट I, ये है मेरा C1, ये है मेरा C2, ये है मेरा C3। अब देखो दोस्तों, ये एक पॉइंट है, ये इस पे करंट ये I1 है, ये I2 है और ये I3 है। करंट डिवाइड हो गया ना इस पॉइंट पे, तो यहां पे डिफरेंट क्या है, I या Q, ठीक है। और करंट डिवाइड हो गया तो इक्वली डिवाइड हुआ, तो यहां पे जो वोल्टेज की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो यहां पे सेम क्या हो गया, V। अब मैंने आपको बोला था सेम को छोड़ दो, डिफरेंट को ले लो, ठीक है। फॉर्मूला क्या है अपने पास में, कैपेसिटेंस का C बराबर Q बाय V। तो यहां मेरा क्या है, डिफरेंट Q है, तो Q को ले लेता हूं मैं, Q बराबर क्या हो जाएगा, CV। अब फर्स्ट वाले कैपेसिटर में देखते हैं अपन, फर्स्ट वाले के लिए क्या लिख सकता हूं मैं, Q। तो यहां पे I1 है तो मैं ले लेता हूं Q1 इज इक्वल टू C1, V तो सेम है। सेकेंड वाले के लिए मैं लिख सकता हूं यहां पे Q2 इज इक्वल टू C2V, और थर्ड वाले के लिए मैं लिख सकता हूं यहां पे Q3 इज इक्वल टू C3V। चीज समझ गए, सेम चीज को छोड़ दो, डिफरेंट को ले लो, ठीक है। तो डिफरेंट क्या है यहाँ पे, Q या I, तो मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड में नोट कर लिया। अब यहां पे टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। वैल्यू रख दो, तो Q1 की वैल्यू होगी CV बराबर C1V प्लस C2V प्लस C3V। V कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दो, तो फाइनल एक्सप्रेशन आ गया C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये आपका आंसर हो गया, ये पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशन हो गया आपका। मतलब जब पैरेलली कैपेसिटर को कंबाइन करते हैं तो इक्विवेलेंट जो सर्किट है उसका तुल्य जो कैपेसिटर है वो इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है, और जो आपका सीरीज का था कॉम्बिनेशन वो उससे निकाला जा सकता है। चीज समझ गए मेरी। अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों एक ही चीज बोलता हूं, पढ़ाऊंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके, कभी भूल नहीं पाओगे इस चीज को, लेकिन जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं उतनी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, ठीक है। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।